हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 8। हमारे चैप्टर 8 में है गति, मतलब मोशन। तो फ्रेंड्स, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था और कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं और शरीर में रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है, और मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्रायः ये समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, पर ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। उसी तरह से सूर्योदय, सूर्यास्त और मौसम परिवर्तन की जो घटनाएं हैं, ये क्यों होती हैं, किस कारण से होती हैं? क्या हम पृथ्वी की गति के कारण है, ऐसा बोल सकते हैं? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते? फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। तो गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क किनारे लगे पेड़ पौधों पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ जो यात्री हैं उनको भी गति करते हुए देखता है। फिर भी बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्री को विरामावस्था में पाता है ना? तो ये कैसे होता है ये सब? तो ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? तो बहुत सी गतियां जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान होती हैं, है ना? तो कुछ घूर्णन कर सकती हैं और कुछ कंपन कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हो। तो फ्रेंड्स, इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे, ठीक है? तो हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफ के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 8.1 है गति का वर्णन। तो फ्रेंड्स, हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना कि किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ओके, तो हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। ओके, हम दूसरे निर्देश बिंदुओं को भी अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं 8.1 का 1 सरल रेखीय गति। हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि सरल रेखीय गति कैसे होती है। ठीक है, एक सीधी रेखा में जो गति होती है उसी को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति ही है। तो हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। तो चलिए देखते हैं। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। ये एक सरल रेखा है जिस पर कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है? यदि अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करते हैं, ठीक है, जिसे निर्देश बिंदु मान सकते हैं, मतलब इसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। तो माना कि अलग अलग क्षणों में अलग अलग समय पर A, B और C, ठीक है, वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। तो पहले यह C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है ना? अगर इधर से शुरू करें तो ये C B से गुजरती है और A पर पहुंचती है। इसके बाद यह उसी पथ पर लौटती है, मतलब यहाँ से फिर रिटर्न होती है और B से गुजरते हुए C तक पहुँच जाती है, मतलब B से गुजरेगी फिर C पर पहुँचेगी, ठीक है? तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम
क्या बोलेंगे? तो ओ ए प्लस ए सी, ठीक है। मतलब यहाँ पर दूरी को भी किलोमीटर में दर्शाए गए हैं, ये आप देख रहे हो, ये किलोमीटर में दर्शाए गए हैं। तो 0 से 60 किलोमीटर तक की, तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्लस क्या 35 किलोमीटर बराबर 95 किलोमीटर हो गए। तो यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। यहाँ से यहाँ, पहले ही यहाँ से यहाँ आया, ए पर आया, ओ से ए पर, फिर ए से बी पर, तो कितना हुआ 95 किलोमीटर्स। तो यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की, है ना, जो अंकीय मान है उसी की आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा की, ठीक है। तो कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, और किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु की प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो यह दूरी आपको A से गुजरते हुए, है ना, O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। मतलब किससे? A से गुजरते हुए O से C तक। तो पहले हमको O से कहाँ A पर आना होगा, A के बाद फिर C पर आना होगा। तो ये हमको क्या देगा? विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक, ये आप चित्र जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान वस्तु की स्थिति का डायग्राम है, जो हमने ये उदाहरण के द्वारा समझा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सरल रेखीय गति हमने देख लिया। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? तो हमने जो ऊपर उदाहरण देखा, ये जो हमने देखा, तो इसी को ले लेते हैं। तो इसमें O से A तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है, और इसका विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। तो O से A तक का तथा पुनः B तक गति के दौरान तय की गई दूरी क्या होगी? तो 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर बराबर 85 किलोमीटर, ठीक है। तो जबकि विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर होगा, इसलिए विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर नहीं होगा, है ना। विस्थापन का परिमाण कितना है? 35 किलोमीटर, जबकि तय की गई दूरी कितनी? 85 किलोमीटर। तो ये बराबर नहीं होगा। तो हम फिर से देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण 0 हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी 0 नहीं होती, है ना। तो यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः O तक आती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति जो है आपस में मिल जाती है। मतलब यहाँ से शुरू किया, A पर आया, फिर A से फिर O पर पहुँच गए, तो क्या हुआ? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति 0 हो गई। तो यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः O तक आ जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन 0 है। फिर भी मान लो इस यात्रा में तय की गई दूरी OA प्लस AO बराबर 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर बराबर 120 किलोमीटर है। तो इस प्रकार दो विभिन्न भौतिक राशियों, मतलब दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। मान लो आप 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए और जो बास्केटबॉल कोर्ट है के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाएं, तो आप के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण क्या होगी? तो दोनों भौतिक राशियों के मापन में क्या अंतर पाते हैं आप?
ये जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्वचालित वाहन है उनमें एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है तो ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और प्रारंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है। तो आप भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8.1 का 2, एक समान गति और असमान गति। तो फ्रेंड्स, माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है तो एक सेकेंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकेंड में 50 मीटर, तीसरे सेकेंड में 50 मीटर, चौथे सेकेंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। और असमान गति क्या होता है? तो इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। और हमारे दैनिक जीवन में कई बार हम देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कभी वो तेज दौड़ेगा, कभी धीरे दौड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8.2 गति की दर का मापन। फ्रेंड्स, किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को के उपयोग से उस वस्तु की गति की दूरी प्राप्त की जा सकती है और इस राशि को ही चाल कहते हैं। ठीक है, इसको वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, इसी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। आप फिर से देखिए, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाल का मात्रक क्या है? चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। और चाल का एक अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है? चाल के मात्रक हैं। चलिए आगे देखते हैं औसत चाल। तो फ्रेंड्स, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होंगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि में भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? फिर से सुनिए। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। आप सूत्र में देखिए, औसत चाल निकालने के लिए सूत्र है औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अवधि। याद रखिएगा, यदि वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल होगी v बराबर s बटे t। ठीक है, तो चलिए हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं इसको। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो
मान लीजिए कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो चलिए हल करते हैं। तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 16 मीटर प्लस 16 मीटर बराबर 32 मीटर। ठीक है, तो लिया गया कुल समय क्या है? 4s प्लस 2s बराबर 6s। तो औसत चाल क्या होगी? तो इसका सूत्र लगाएंगे पहले, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय। तो अब इस सूत्र पर ये जो मान है उसको रख देंगे, 32 मीटर बटे 6 सेकेंड। ठीक है, तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए वस्तु की औसत चाल 5.33 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.2 का 1 है दिशा के साथ चाल। तो फ्रेंड्स, किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। ठीक है, तो वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। ओके, तो हम वेग की परिभाषा देखेंगे। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान होती है। तो यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग अंकगणितीय माध्यम के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। चलिए औसत वेग निकालते हैं। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ठीक है, ये औसत वेग निकालने का सूत्र है। तो v या av बराबर u प्लस v बटे 2 मतलब। तो यहाँ पर v av ये क्या है? तो ये औसत वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग। v वस्तु का अंतिम वेग है और हमको मतलब चाल और वेग दोनों का मात्रक समान होता है, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। मान लो यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित होता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो यदि यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। ठीक है, हमको यहाँ पर दो चीज़ें ज्ञात करनी है। तो चलिए हल देखते हैं। कार के द्वारा तय की गई दूरी s बराबर 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर, तो कितना होगा? 400 किलोमीटर। तो दूरी तय करने में लगा कुल समय t बराबर 8 घंटे। कार की औसत चाल क्या होगी? तो v av बराबर s बटे t, ये सूत्र है, सूत्र लगा देंगे। तो 400 किलोमीटर बटे 8 घंटे बराबर 50 किलोमीटर पर हावर, ये हमको प्राप्त हो गया। अब हमको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो 50 किलोमीटर पर हावर गुणित 1000 मीटर बटे
1 किलोमीटर गुणित 1 घंटे बटे 3600 सेकेंड। तो यहाँ पर अब इसको हल करने पर हमको 13.9 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त हो जाएगा। तो कार की औसत चाल किलोमीटर में हमको 50 किलोमीटर पर आवर प्राप्त हुई और मीटर प्रति सेकेंड में 13.9 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त हुई। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 8.3 वेग में परिवर्तन की दर। तो फ्रेंड्स, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है और इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। ठीक है। तो क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमें एक और भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। ठीक है। तो त्वरण क्या है? त्वरण किसी वस्तु की प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, ये उसका सूत्र है। तो इस सूत्र पर हम लगा के किसी भी वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से तथा t समय में बदलकर v हो जाता है, तो त्वरण क्या होगा? a बराबर v माइनस यू बटे टी, और त्वरण का मात्रक क्या है? ms2 है। ठीक। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। ठीक है। यदि त्वरण वेग की दिशा में होता है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, और यदि यह वेग के विपरीत दिशा में होता है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक क्या बताया मैंने? ms2 है। ठीक है। तो यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। और स्वतंत्र रूप में गिर रही किसी वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। और दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। अब इसका उदाहरण क्या है? तो उदाहरण के लिए कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। चलिए हल करते हैं। तो हम पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग बराबर u बराबर 0, अंतिम वेग v बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड, समय क्या है? 30 सेकेंड। तो त्वरण क्या होगा? a बराबर v माइनस यू बटे टी। ठीक है। तो u, v और t का दिया हुआ मान ऊपर दिए गए समीकरण में रखने पर, तो ये जो समीकरण है उसमें इस मान को रख देते हैं। तो a बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 0 मीटर प्रति सेकेंड बटे 30 सेकेंड। तो हमको ये 0.2 मीटर मतलब ms2 प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरी अवस्था में देखते हैं। प्रारंभिक वेग u बराबर
6 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग v बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड, समय t बराबर 5 सेकेंड। तब क्या होगा, तो अब a बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 6 मीटर प्रति सेकेंड बटे 5 सेकेंड। तो इसको हल करेंगे तो हमको 0.4 ms2 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में 0.2 ms2 और दूसरी स्थिति में माइनस 0.04, सॉरी माइनस नहीं है, 0.04 ms2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और इसको कल कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।